स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी पैटर्न 10th साइंस क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम साइंस के चैप्टर वाइज कंटिन्यू क्लास लगाएंगे, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसके समीकरण क्या है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की पहले हम बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक या एक उत्पाद बनाते हैं या कोई नया उत्पाद बनाते हैं, तब रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए हमें कुछ उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया सिंपल तरीके से हो जाती है बिना उत्प्रेरक के, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण है जो सूर्य की उपस्थिति में होता है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से अन्य रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कुछ ना कुछ उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। किसी में पानी की आवश्यकता होती है, किसी में किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, किसी में ताप की होती है आवश्यकता, किसी में दाब की आवश्यकता होती है। तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं को अब हम समझेंगे कि होती कैसे है। क्रियाकलाप 1 देखते हैं। यहाँ पर क्रियाकलाप 1 में हम देखेंगे मैग्नीशियम की जो रिबन है, मैग्नीशियम का रिबन को यदि हम किसी बर्नर की ज्वाला से जलाएंगे तो वो एक लो के साथ तो जलेगा, साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड के यहाँ पर कुछ अवशेष छोड़ेगा। तो इस अवशेष से हमको ये समझ में आया कि भैया इसका रासायनिक परिवर्तन हो चुका है। पहले जो मैग्नीशियम का कागज था, वायु की उपस्थिति में, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह जला, जलने के साथ साथ लो दिया, मतलब इसमें ताप का उत्सर्जन हुआ और साथ साथ क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बचा। अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 2 की। हमको जिंक, एक फ्लास्क में जिंक के थोड़े टुकड़े लेना है और उसमें H2SO4 या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। अम्ल लोगे तो थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हाथ को जला देता है। अब हम देखेंगे कि जब फ्लास्क में उसको रखते हैं अपन, तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि जिंक के चारों तरफ हमें एक सफेद धुंधली सी परत दिखाई देती है जो जिंक ऑक्साइड की होती है। साथ साथ हम यदि देखेंगे कि वो फ्लास्क को, तो फ्लास्क हमको थोड़ा गर्म दिखेगा। तो इससे पता चलता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है और रासायनिक अभिक्रिया में ताप का उत्सर्जन हुआ है। अब हम इन दो उदाहरणों को समझ तो गए हैं, देख लिया हमने। जिंक का थोड़ा हाइड्रोजन गैस छोड़ेंगे, जिंक के टुकड़े हैं दानेदार जस्ता, और तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल में रखे, एक समोकार फ्लास्क है और यहाँ पर हमने देखी कि अभिक्रिया हुई। अब हम देखेंगे अगला कि रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में ताप का परिवर्तन होता है, कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में दाब का परिवर्तन होता है, कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाओं में अवस्था का परिवर्तन होता है। कई ठोस वस्तुएं द्रव में बदल जाती है, कई द्रव वस्तुएं वाष्प में बदल जाती है, कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाओं में कलर परिवर्तित होता है। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण होता क्या है? जैसे कि हमने बात करी थी सबसे पहला उदाहरण में, हमने मैग्नीशियम का टुकड़ा लिया था और उसको हमने जलाए थे, मतलब हमने वातावरण से ऑक्सीजन लिए। यहाँ पर दो अभिकारक होगा, एक सबसे पहला हो गया मैग्नीशियम और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। अब हमारे पास जो दो अभिकारक हैं, ये दो अभिकारक मिलकर हमारे उत्पाद बना रहे हैं। एक उत्पाद बनाएंगे जिसमें जो क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा उत्पाद हो गया। अब हम इस रासायनिक अभिक्रियाओं को शाब्दिक रूप से तो लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने का ये शाब्दिक रूप है, लेकिन इसको सुव्यवस्थित और सही तरीके से लिखने के लिए हमको सांकेतिक रूप से लिखना पड़ेगा, जिसमें हमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के परमाणु संकेतों का हमको उपयोग करना है। परमाणु संकेतों का उपयोग करने के लिए मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रयोग कर सकते हो आप। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हमने देखा है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक होते हैं, जिसमें सभी प्रकार के पदार्थ और उनके परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान और उनकी भौतिक अवस्था के या उनकी प्रकृति के हिसाब से उनको अपने अपने ब्लॉक में रखें। अब हम आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय हम दो चीज का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास होता है अभिकारक और दूसरा होता है हमारे पास उत्पाद। यहाँ पर अभिकारक को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और जो उत्पाद होता है उसको हम राइट हैंड साइड में। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया ये लिखी है,
MgO2 प्लस MgO। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पर Mg मैग्नीशियम को लिखे, मतलब अभिकारक को, साथ में हमने क्या लिखे यहाँ पर एक और अभिकारक ऑक्सीजन को। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हो गया अभिकारक और राइट हैंड साइड में हो गया हमारा उत्पाद। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप थी, पहला चरण था। रासायनिक अभिक्रियाओं को हम पहले लिखते कैसे हैं, तो उसमें सबसे पहला चरण क्या है कि अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड में और उत्पाद को राइट हैंड साइड में। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर उत्पाद के बाद हमको तीर का निशान लगाना आवश्यक होता है। अभिकारक, जब दो अभिकारक आपस में मिलेंगे तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा। साथ में जो उत्पाद वो बनाएंगे उसको हम तीर की सहायता से दर्शाएंगे। आगे देखिए, अब हमको यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण मिल गया। हमने बता दिया कि ये हो गया जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक होगा और राइट हैंड साइड में हमारे उत्पाद होगा। अब इन रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा परमाणु कितने कितने द्रव्यमान में कितनी कितनी संख्या में शामिल हुआ था, इसको हम व्यक्त कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व पता चलेगा। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब ये होता है कि आपको किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितने कितने पदार्थ कितनी कितनी संख्या में भाग लिए हैं उनको ये पता चलेगा। तो यहाँ पर हम देखते सबसे पहले हम जिंक Zn की हमने देखे थे रिएक्शन। अभी हमने एक क्लास 1.3 में देखे थे कि जिंक के टुकड़े को H2SO4 में डाले थे तो उसमें जिंक ऑक्साइड या जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकली थी उसमें। तो यहाँ पर देखिए जिंक का हमने सूत्र लिए हैं, Zn लिख दिए, साथ में हमने लिए थे क्या H2SO4, तो हमने H2SO4 ले लिए। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ, यहाँ का जो Zn है वो इस H2SO4 के H2 को ब्रेक करके यहाँ पे हाइड्रोजन के दो परमाणु को ब्रेक करके उनकी जगह में खुद बैठ जाता है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन के दो परमाणु जो SO4 के साथ है वो निकल जाएंगे और Zn उनके साथ मिल जाएगा और हाइड्रोजन के दो परमाणु यहाँ से निकल जाएंगे। अब इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन से निकल गए हैं, इसलिए उनको तीर के निशान से दिखाएंगे। अब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। जिंक का एक परमाणु था अभिकारक में और उत्पाद में भी जिंक का एक परमाणु है। यहाँ पे हाइड्रोजन के दो परमाणु थे अभिकारक में, उत्पाद में भी हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। सल्फर के एक परमाणु था, यहाँ पर सल्फर का एक। ऑक्सीजन के 4 थे, यहाँ पर भी 4। तो ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया थी Zn प्लस H2SO4 दैट इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। अब हम देखेंगे अगली रासायनिक अभिक्रिया 1.2 में देखे थे हमने Fe प्लस H2O, थोड़ा ऊपर और नीचे करना, यहाँ पर Fe प्लस H2O दैट इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2O। हमको ये देखना है कि ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। यहाँ पर देखिए आपको एक एक चरण में सबसे पहले हमको क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया में जो हम रासायनिक समीकरण लिखे हैं उसमें एक एक परमाणु को हमको डिब्बे में लिखना है। यहाँ पे Fe का एक परमाणु हो गया, H2O का एक परमाणु हो गया, FeO3O4 का एक परमाणु हो गया, H2 का एक परमाणु हो गया। हमको सबसे पहले इनको लिखना है बॉक्स में, हमने ये बॉक्स में लिख दिए। फिर इसके बाद हमको यहाँ पर एक लिस्ट बनाना है कि इसमें अभिकारक में कितने थे और उत्पाद में कितने थे। हमको यहाँ पर अभिकारक में Fe का एक परमाणु था और उत्पाद में 3 परमाणु थे। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु थे और उत्पाद में यहाँ पर 2 परमाणु। ऑक्सीजन का 1 परमाणु था और यहाँ पर 4 परमाणु। मतलब हमको इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमने इसके पहले वाली कक्षा 9वीं में पढ़े हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी उत्पाद ना घटता है ना बढ़ता है। जितनी संख्याओं में वो भाग ले रहा है उत्पाद में भी वह उतनी संख्या में बाहर जाएगा। यदि यहाँ पर Fe का 1 परमाणु है तो यहाँ उत्पाद में भी हमको Fe के 1 ही परमाणु मिलना था। यहाँ पर 3 मिला है तो हमको इस रासायनिक अभिक्रिया में कुछ ना कुछ हमको संतुलित करना पड़ेगा। तो हम इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए डिब्बे में हम सबसे पहले देखेंगे कि कितने कितने लिख लेंगे कि ये कितने कितने परमाणु शुरू में थे और आखिरी में कितने थे। फिर इसके बाद आपका अगला चरण आएगा। इसमें सुविधा की दृष्टि से आप देखेंगे सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे अधिक परमाणुओं में परमाणु किसके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे
हमारे पास Fe3O4 में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। हमको यहाँ सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करना है। ऑक्सीजन को चरण 3 में हमको इसको करना है। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमको यहाँ पे देखिए H2O में एक ऑक्सीजन हमारी लग रही है Fe प्लस, आपने जो अभिक्रिया लिखी उसमें आपको ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ रही है, यहाँ पर 1 था अभिकारक में और उत्पाद में हमारे 4 थे, तो हमको यहाँ पर 4 ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। हमने एक H2O मिलाए थे, यहाँ पर अब हमको 4 H2O चाहिए, मतलब ऑक्सीजन 4 चाहिए, तो यहाँ पर एक में किसका गुणा कर दो 4, मतलब जहाँ हमारी रासायनिक अभिक्रिया लिखी थी वहाँ पर हमको H2O के सामने क्या लिखना पड़ेगा 4। अब H2O के सामने लिखेंगे हम H2O में यहाँ पर O 4 जो है हम यहाँ नहीं लिख सकते। यहाँ लिखने से क्या होगा कि वो परमाणु नहीं रह जाएगा, उसकी व्यवस्था चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर H2O में हम सामने गुणा करेंगे, तो यहाँ पर H2O एक लिए थे हमने अभी, अब हम इस रासायनिक अभिक्रिया में 4 H2O को लेंगे। अगली स्टेप में देखिएगा, ये देखिए Fe प्लस H2O हमने अभी लिए थे, हमारे पास इतना था हमारे पास। अब हमने देखे भैया कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन में 4 परमाणु हैं, सबसे अधिक इसमें कमी जा रही है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है 4, तो हमने यहाँ पर 4 मतलब जल के अणु ले लिए। अब यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को संतुलित कर दिए, यहाँ पे आ गया अब क्या हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन पहले हाइड्रोजन 2 था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाना चाहिए 4 दूनी 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होना चाहिए 8। तो अब हमको यहाँ पर 4 का गुणा करना पड़ेगा, हमको हाइड्रोजन के 4 परमाणु यहाँ से निष्कासित होंगे। Fe देखिए ये समीकरण आ गया, यहाँ पर 4H2 आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु होगा 8, और यहाँ पर हमारे उत्पाद में कितने थे 2, इसलिए हमको किसका गुणा करना पड़ेगा 4 का। तो हम उस समीकरण में 4 का गुणा कर देंगे, ये 4 का गुणा हो गया, तो हमारे पास 4 दूनी 8 हाइड्रोजन के परमाणु आता है। अब इसी के बाद अगला क्रम होगा हमारा, अब अंत में कौन बचा आयरन Fe के यहाँ पे कितने परमाणु हैं 3, और हमारे अभिकारक में कितने परमाणु थे 1, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। ये देखिए Fe के फर्स्ट थे अभिकारक में हम Fe के परमाणु के साथ 3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर उत्पाद में Fe3 हमारा शेष आ जाएगा। अब ये रासायनिक समीकरण देखिए जरा, Fe प्लस H2O दैट इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2O, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अभिकारक जितने मतलब जो पदार्थ अभिकारक में जितनी संख्या में थे उतनी आप संख्या में उत्पाद में भी हमको मिलेंगे। यहाँ पे 3 Fe है, तो यहाँ पर भी हमको उत्पाद में 3 Fe मिला। यहाँ पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। तो यह रासायनिक समीकरण का संतुलित रूप है। अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित तो कर दिए, मगर हमको कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ बताना पड़ता है, कि जैसे हाइड्रोजन गैस थी, अब जो गैस है तो इसको हम दिखाएंगे कैसे कि वो गैस है। तो रासायनिक समीकरणों में हम SgAq और I का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई गैसीय पदार्थ है, रासायनिक अभिक्रिया में गैस, द्रव, जल तथा जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G मतलब गैस, द्रव मतलब I, जलीय है तो AQ और ठोस है तो सॉलिड S का प्रयोग करेंगे हम। अब इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में इसका प्रयोग कैसे किए। यहाँ पर Fe मतलब आयरन, आयरन कैसा था सॉलिड था, ठोस था, हमने उसको S लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट में H2O G लिख दिए। अब यहाँ पर H2O G लिखे हैं, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ जल गैस हो गया क्या? नहीं, रासायनिक अभिक्रियाओं में जल वाष्प का उपयोग किया गया है, गैसीय रूप में जल का उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर G लिखे हैं। अब यहाँ पर Fe3O4 जो है
सॉलिड अवस्था में है और H2 जो है हमारी गैस अवस्था में है, तो उसको G से लिख देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज है कि जो गैस लिखे हैं उसको गैस में तीर की तरह ऊपर में दिखा सकते हैं कि भैया गैस जो है वो ऊपर उड़ गई। कोई चीज सॉलिड है तो उसको तीर में नीचे की तरफ दिखाएंगे तो वो भैया ठोस है, द्रव्यमान अधिक है तो वो तली के नीचे बैठ गया तो वो नीचे हो गया। अब इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को हम आगे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो हमारे उत्प्रेरक होते हैं ताप दाब, उसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 मिलकर क्या बना हमारा CH3OH बना, ठीक है, मेथिल अल्कोहल। अब हम इसमें देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैसीय अवस्था में, H2 जो है वो गैसीय अवस्था में। अब इनका जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट नहीं मिल सकती, इसमें कुछ ना कुछ उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। मैंने आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया जो है कई बार सिंपली तौर पे हो जाती है, कई बार उसमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक क्या है, ताप, दाब, वायुमंडलीय दाब की 340 वायुमंडलीय दाब जो है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तब जो हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित होगा, वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के परमाणु और 12 जल के परमाणु मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, मतलब यहाँ पर उत्प्रेरक क्या क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो पौधों में पाया जाता है, उसकी उपस्थिति में ग्लूकोज ऑक्सीजन के अणु और जल का गुण उत्पाद बना रहे हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेरक क्या क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो आज हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं में होता क्या है, फिर इसके बाद हमने देख लिया रासायनिक समीकरण। अब इसके बाद आते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर पर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जलने से पहले मैग्नीशियम लेवल को साफ क्यों किया जाता है, तो इसका हमको उत्तर देना है। तो हमने देखा कि मैग्नीशियम जो है वो स्वतंत्र नहीं रह सकता, यदि हम उसको वायुमंडल में खुला छोड़ेंगे तो वायुमंडल की ऑक्साइड के साथ क्रिया करके MgO बना लेगा। MgO बना लेगा तो वो MgO जो है बाहरी परत में जल जाएगा और जो अंदर की मैग्नीशियम है वो क्रिया नहीं कर पाएगी, जल नहीं पाएगी। इसलिए जब हम मैग्नीशियम के टुकड़े को उसमें जलाते हैं तो सबसे पहले उसको साफ कर लिया जाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे अन्य क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर की PDF आपको शो कर दे रहा हूँ अभी स्क्रीन पर, आप लोग नोट कर लीजिएगा और उनको मैं एक बार समझा देगा। आपका दूसरा प्रश्न था हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोराइड बना रहे हैं। समीकरण का लिखित रूप है, शाब्दिक रूप है, अब इसको सांकेतिक रूप में बदलना है। तो हाइड्रोजन के 2 अणु, क्लोरीन के 2 अणु मिलकर जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ट्राइसेस्टियल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 परमाणु अणु निकालेंगे। इसी प्रकार बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का यहाँ पर देखेंगे BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट मिलकर क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट थ्राइस BaSO4 बेरियम सल्फेट और ट्वाइस AlCl3। तो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड के 2 उत्पाद बच रहा है। जो हमारा शाब्दिक रूप था उसी का हम सांकेतिक रूप लिख रहे हैं। यहाँ पर दिखा है सोडियम प्लस जल मिलकर क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सोडियम मतलब Na के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर ट्वाइस सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 परमाणु बना रहा है और हाइड्रोजन एक निष्कासित कर रहा है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार इसका शॉर्ट ले लीजिए, थोड़ा ऊपर करना, इसका एक बार शॉर्ट लीजिए, अब नीचे एक बार इसका शॉर्ट लीजिए। आपका आज पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का। हम कल देखेंगे पार्ट 2 जिसमें हम इसी के आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।